नमस्कार। मैं प्रियंका पांडे, न्यू लाइफ ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 4 का आगे का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। पार्ट 1 बता चुकी हूँ समाजीकरण की प्रक्रिया से। आज मैं पार्ट 2 बताऊँगी। आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 से पार्ट 2, समाजीकरण की प्रक्रिया का पार्ट 2। समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार क्या क्या हैं? पहले तो हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया था, आपको मैंने बताया था कि समाजीकरण क्या है। ठीक है, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का या किसी भी मनुष्य का समाजीकरण होता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं समाजीकरण के? तो पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक, जिसको हम लोग गौण समाजीकरण भी कहते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण वो है जहाँ पर बच्चे के जब जीवन प्रारंभ होता है तो उसका आधार सृजित होता है। समाजीकरण का आधार जो सृजित होता है उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति का या बालक का जीवन प्रारंभ होता है तो उसके लिए जो नींव रखी जाती है समाजीकरण की, उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। प्राथमिक समाजीकरण की इस अवस्था में जो है बालक के जीवन का प्रारंभ होता है। प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था में बालक के जीवन का प्रारंभ होता है, और प्राथमिक समाजीकरण में बच्चा जो है ये सीखता है कि शिक्षा के बारे में जानता है, संस्कृति के बारे में जानता है, मूल्य और नैतिकता के बारे में सीखता है, और बच्चा जो है व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से। प्राथमिक समाजीकरण का स्रोत क्या है दोस्तों? क्या स्रोत है? कहाँ से प्राथमिक समाजीकरण बच्चे के अंदर आता है? या ये कहिए कि प्राथमिक समाजीकरण का मीडिएटर कौन है? तो इसका स्रोत या मीडिएटर कौन है? परिवार और मित्र। परिवार और मित्र से प्राथमिक समाजीकरण होता है। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, द्वितीयक समाजीकरण, जिसको हम लोग गौण समाजीकरण भी कहते हैं। द्वितीयक समाजीकरण क्या है? बालक में समाजीकरण की वो अवस्था है जिसमें जो है सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। बच्चा जो है सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण जो है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, या द्वितीयक समाजीकरण का माहौल कैसे बनता है? तो द्वितीयक समाजीकरण का माहौल बनता है खेल के मैदान से। ठीक है, खेल के मैदान से, विद्यालय से, या आस पड़ोस से। ठीक है, आस पड़ोस से भी द्वितीयक समाजीकरण का माहौल बनता है। सामुदायिक के लोग वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक समाजीकरण से भी बच्चा व्यवहारिक ज्ञान सीखता है और सभ्य प्राणी बनता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला देखते हैं, समाजीकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, समाजीकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर ही याद करिएगा, जरूर ही पढ़िएगा। समाजीकरण की अवस्थाएं में पहला है आपका शैशव काल। ठीक, पहला है शैशव काल। ये जो है इसका वर्ष है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं शैशव काल में। तो शैशव काल में समाजीकरण किस प्रकार से होता है, ये अवस्थाएं हैं। तो शैशव काल में क्या है, ये जन्म से आरंभ हो जाता है। शैशव काल में समाजीकरण जो है जन्म से आरंभ हो जाता है। ठीक है, शैशव काल में समाजीकरण जन्म से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। शैशव काल में क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब बच्चा जो है
सीखने की प्रवृत्ति होती है। वहाँ पे इस 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा क्या है, बोलना सीखता है, बात करना सीखता है। जब कोई जो चीज़ें बोलता है तो उसको दोहराता है, और कोई कार्य करता है तो उसको देख कर कार्य करना सीखता है। ठीक है, तो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, शैशव में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। माता पिता पर निर्भरता होती है। जब 2 साल के 0 से 2 साल के बच्चे आएंगे तो वो पूरी तरह से माता पिता पे ही निर्भर होंगे, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं उस समय माता पिता ही पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना। पहले साल में बच्चे क्या होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। पहले साल में बच्चे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और दूसरे साल में वो चाहते हैं कि सब लोग मेरी तरफ मतलब अट्रैक्टिव हो, वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसी गतिविधियां करते हैं कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका है वर्ष 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, इसमें 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या है, बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति होती है। मतलब आक्रामकता मतलब गुस्सा होने की प्रवृत्ति। बच्चा जो है उसकी जरूरत अगर पूरी नहीं होती है, कोई चीज की जिद करता है, पूरी नहीं होती है, तो वो गुस्सा करने लगता है, नाराज हो जाता है, नाराज होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और दूसरा है अभिभावक के निर्देश को इनकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि कोई भी अगर माता पिता कुछ भी कह रहे हैं तो उसको मना करने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो जो भी निर्देश दे रहा मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, उसको मना करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इसमें बच्चों के अंदर क्या होता है, सहानुभूति होता है और सहयोग की भावना का विकास होता है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई भी चीज देखता है तो उसको ये जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीजों की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा होता है, खिलौना ही होता है अगर तो उसको देखता है, सोचता है कैसे बना है, क्यों बना है, इसमें क्या पड़ा है, तो क्या क्या मिल के बना हुआ है। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होता है। देखते बच्चे अगर जब बोलना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन आंसर बहुत करते हैं, पूछते हैं ये क्या है, ये फैन है क्यों है, ऐसे क्यों चल रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये सीधा क्यों नहीं घूम रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब बच्चे के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, उत्तर बाल्यावस्था है, ये है 6 से 12 वर्ष तक। इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या है, बालक में क्या स्वीकार करता है, सुझाव या विचार को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे के बीच में के बच्चे होते हैं जो, उनको अगर कोई सुझाव दीजिए तो उनके अंदर ये स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है या विचार करने की प्रवृत्ति आती है, सोचने समझने की प्रवृत्ति आती है। अब प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। इस उम्र के बच्चों में क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है कि किसी भी चीज में कंपटीशन में भाग लेते हैं, सोचते हैं कि उससे आगे निकल जाए, उससे अच्छे हो जाए, चाहे खेल में, चाहे पढ़ाई में, चाहे हर किसी भी क्षेत्र में। सहानुभूति की भावना का भी विकास होता है। इसमें पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। इस उम्र में बच्चों के अंदर पक्षपात करने का और भेदभाव करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अपना और पराया करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। दायित्व एवं जवाबदेही का भी विकास हो जाता है कि बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व की पूर्ति करना, मतलब उसका भी विकास हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरी दायित्व क्या है या मेरी जिम्मेदारियां क्या है, और कोई भी चीज अगर वो कर रहा है गलत या सही तो उसके जवाबदेही का भी विकास होता है कि उसको जवाब देना पड़ता है, इसने ऐसा किया तो क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, अब अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था में का उम्र है 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या है, समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना। किशोरावस्था में जो है क्या होता है कि दोस्त जो है अपने साथ के जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ जो है वो एक साथ समूह में वो एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, समायोजन करना चाहते हैं, मिलकर एक दूसरे से रहने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है। हम उम्र बच्चों के साथ, समकक्ष बच्चों के साथ सामाजिक सूझबूझ का विकास हो जाता है। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के बीच सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है और आत्मविश्वास जो है बच्चों का मजबूत होता है। इस उम्र में बच्चों का आत्मविश्वास
मजबूत होता है और विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है। इसी उम्र में बच्चों का विषम लिंगी मतलब अगर स्त्री है या स्त्री है तो उसके पुरुष के प्रति पुरुष है या स्त्री के प्रति, या तो ये समझिए कि बालक है तो बालिका के प्रति आकर्षित होगा और बालिका है तो बालक के प्रति आकर्षित होगा। ठीक है, तो इस उम्र में क्या है, बच्चे विषम लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड, इस उम्र में क्या है, मित्र के जो दोस्त बनाते हैं उनके चयन में नवीन मानदंड, नया मानदंड क्या होता है कि वो सोचते हैं चाहे बालक या बालिका दोनों जो है वो सोचते हैं कि समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य, ऐसे बच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं जिससे उनका विचार मिल रहा हो, समान विचार हो, समान मूल्य हो और समान उद्देश्य हो, तो उन्हीं को जो है बालक चाहे बालिका जो होते हैं अपने फ्रेंड बनाते हैं। सोचते हैं कि जिससे भी सोच मिलती है उसी को वो अपना दोस्त बनाते हैं। ठीक है, अब जोजेफ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जोजेफ, ठीक है, इनके मतानुसार क्या है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, खुले मन से बात की जा सके। जो किशोर मतलब जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम ऐसे को दोस्त बनाएं कि जिससे हम अपने मन की बात कह सके, खुले मन से अपनी बात उसके सामने रख सके और वो मेरी बात किसी से कहे नहीं, ठीक है, अपनी तक ही रखे। ऐसे को दोस्त बनाना चाहते हैं कि जिसपे उसको विश्वास हो, अपने मन की बात, अपने दिल की बात या जो भी बातें हैं जो परिवार में नहीं किसी से शेयर कर सकते हैं वो अपने मित्र से शेयर करें, तो वो ऐसे बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिकरण की अवस्थाएं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब हम लोग आते हैं अगला जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन कौन से हैं। समाजीकरण के प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन कौन से हैं। अभिकर्ता मतलब होता है एजेंट। ठीक है, तो मुख्य एजेंट कौन कौन से हैं जिनके थ्रू समाजीकरण होता है। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग अध्यापक की भूमिका। समाजीकरण में अध्यापक की क्या भूमिका है। ठीक है, विद्यालय जो होता है वो शिक्षा का औपचारिक माध्यम होता है। आपको पता है कि विद्यालय शिक्षा का औपचारिक माध्यम है। विद्यालय में हमें औपचारिक तरीके से शिक्षा प्राप्त होती है और विद्यालय से ही समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत तेज हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया विद्यालय में तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती है। तो कौन बढ़ाता है, किसके थ्रू बढ़ता है, इसका एजेंट कौन है या इसका अभिकर्ता कौन है, तो वो है शिक्षक, अध्यापक। ठीक है, अध्यापक जो है बच्चों को विद्यालय में सिखाता है, बताता है, समझाता है। अध्यापक विद्यालय में बच्चों को ये बताता है, समाज के बारे में बताता है और संस्कृति के बारे में बताता है। संस्कृति और समाज के नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों को बताता है और बताता है कि क्या समाज में स्वीकृति है, किसका स्वीकृति नहीं है। और बच्चों को ये बताता है कि शिक्षक बच्चों को ये बताता है कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। स्कूल में बच्चों को बताया जाता है, अनुशासन का पालन कराया जाता है। सारे बच्चे जो हैं स्कूल में अनुशासित होते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि देखिए अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो सब लोग यही बोलते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हो जी, तुमको क्या सिखाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, टीचर यही सिखाते हैं, तो सीधे सब लोग टीचर को ही ब्लेम करते हैं। तो विद्यालय में टीचर जो है बच्चों को अनुशासन सिखाता है, साथ में मिलजुल कर, सारे बच्चों को साथ में मिलजुल कर रहना सिखाता है और बच्चों को बहुत कुछ सारी ज्ञान जो है समाज से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है शिक्षक जो है कोशिश करता है कि हम बच्चों को वो प्रोवाइड करा सकें। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो यही चाहता है, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो उसको चाहिए कि वो बच्चे के माता पिता से मिले और वो ये जानने की कोशिश करे कि बच्चा जो है किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या करना पसंद है और उसके बारे में जानकर उस हिसाब से उसको सही दिशा निर्देश दे और बच्चा के भविष्य को उज्जवल बनाए। तो शिक्षक का जो है बच्चे के लिए, बच्चे के जीवन में
समाजीकरण के थ्रू या किसी भी तरह से कहिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। किसी भी बच्चे के लिए एक शिक्षक का बहुत ही आवश्यक है। और ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक सिर्फ विद्यालय में ही हो, घर पे माता पिता भी जो सिखाते हैं वो भी एक शिक्षक का कार्य करते हैं। तो इसके लिए आप लोग स्कूल में होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, आप लोग ये चीजें पढ़े होंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा दंडवत प्रणाम है, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि गुरु गोविंदौ दो खड़े, गुरु गोविंदौ दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मतलब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। और बच्चा जो है ये सोचता है कि हम किसका पैर पहले छुए, ठीक। तो जो भगवान है उन्होंने कहा कि आप पहले शिक्षक का पैर छुइए, क्योंकि शिक्षक ही है जिन्होंने बताया है कि मैं कौन हूँ, गोविंद कौन है, भगवान के बारे में आपको शिक्षक ने ही बताया, उन्होंने ही बताया है, तब आप मेरे बारे में जाने हैं। तो सोचिए शिक्षक का कितना इम्पोर्टेंस है। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब शिक्षक सिर्फ विद्यालय में, माता पिता भी जो हैं बताते हैं वो भी एक शिक्षक का कार्य ही करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समाजीकरण में शिक्षक का क्या इम्पोर्टेंस है। अगला है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका, माता पिता जो होते हैं, समाजीकरण की जो संस्था होती है, समाजीकरण रूपी जो संस्था होती है, उसमें जो है माता पिता का जो है बहुत ही, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, इतना योगदान होता है, असीमित या अनगिनत, या कहिए कि उसका कोई वो नहीं है कि कितना माता पिता योगदान देते हैं बच्चे के समाजीकरण में, ठीक है। ये कहा गया है कि माता पिता के सानिध्य में जो बच्चे रहते हैं, जो सीखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो बच्चे के लिए जो है जीवन पर्यंत हो जाता है, वो अस्थाई ज्ञान हो जाता है, मतलब जो कभी खत्म ना होने वाला हो जाता है, अस्थाई पूंजी हो जाता है। माता पिता जो होते हैं, माता पिता परिवार के लोग जो होते हैं, वो बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, ठीक है, उनको अनुशासन में रहना सिखाते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा कार्य किस समय पर करना चाहिए, ठीक है, कौन से कार्य के लिए क्या समय उचित है। इससे बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव पड़ता है, बच्चे का व्यक्तित्व विकास अच्छे से होता है। माता पिता जो है बच्चे की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, माता पिता बच्चे की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और माता पिता ही जो है बच्चों को अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करते हैं और गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंडित करते हैं, ठीक है। और माता पिता और परिवार के लोग ही बच्चे को ये समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस कार्य को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कौन सा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्या करने से समाज के लिए भला होगा या बुरा होगा। तो ये सब चीजें कौन सिखाता है, परिवार एवं अभिभावक या माता पिता सिखाते हैं। अभिभावक मतलब माता पिता सिखाते हैं। माँ जो होती है दोस्तों वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, ठीक है, और माँ के साथ साथ परिवार के सारे सदस्य बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बोलना नहीं जानता है, तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे से बात करते हैं, बोलते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो उस समय बच्चा जो है ध्यान से उनके ओठों को देखता है कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो उनको देखकर सीखने की कोशिश करता है। तो इससे बच्चे का क्या है, भाषा का समाजीकरण होता है, भाषा का विकास होता है। और परिवार से माता पिता से बच्चों को जो है समाज में रहने के लिए उचित वातावरण मिलता है और बच्चों को ये मिलता, बच्चों के अंदर सहानुभूति की भावना होती है, दया की भावना आती है। और परिवार से है बच्चे संस्कृति सभ्यता के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो परिवार से बच्चों को मतलब समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है,
सबकी जानकारी बच्चों को परिवार से ही मिलती है। ठीक है। माता पिता का जो सामाजिक स्तर है, ठीक है, या ये कहिए कि माता पिता का जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, माता पिता का सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार का जो स्तर है उसका प्रभाव जो है बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब माता पिता बहुत मतलब ये कहिए कि मशहूर हैं, हाँ, नेता हैं, अभिनेता हैं, या जिनको सब लोग जानते हैं, ठीक है, समाज में उसकी उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, अच्छे परिवार से हैं, आर्थिक स्तर अच्छा है, तो बच्चे के समाजीकरण पे प्रभाव डालता है। अच्छे परिवार के बच्चे जो होते हैं, जो आर्थिक रूप से अच्छे परिवार के, अमीर परिवार के बच्चे होते हैं, उनके अंदर खुद ब खुद अपने आप को श्रेष्ठ समझने की योग्यता होती है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जबकि इसके विपरीत जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, वो निर्धनता के कारण उनके अंदर हीन भावना का विकास होता है, जिससे जो है बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। परिवार का जो अच्छे समाज में रहन सहन जो है, अगर रहने से वो बच्चे के समाजीकरण में प्रभाव डालता है। इसके विपरीत अगर जो है अच्छा समाज नहीं है और आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज में रह रहे हैं, तो बच्चे के भी समाजीकरण पे प्रभाव डालता है। बच्चा भी उसी प्रकार से होगा, उसके अंदर भी झगड़ालू स्वभाव आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो परिवार का समाजीकरण पे बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगला है मित्र समूहों की भूमिका। मित्र समूहों की भूमिका मतलब मित्र का समाजीकरण में क्या स्थान है, मतलब दोस्त का समाजीकरण में क्या स्थान है। तो दोस्तों, जो दोस्त होते हैं बचपन में ही, बच्चा जब छोटा होता है तभी बाल्यावस्था से ही वो दोस्ती करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा बाल्यावस्था से ही दोस्ती करना प्रारंभ कर देता है, मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। और मित्र कहाँ से बच्चे को बनते हैं? खेल के मैदान से, आस पड़ोस से और विद्यालय से बच्चे को मित्र बन जाते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे खेल के मैदान से, वहाँ से दोस्तें बन जाते हैं, उनके स्कूल जाता है वहाँ से दोस्त बन जाते हैं, और आस पड़ोस से बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। तो जब बच्चा जो है हम उम्र को ही अपना दोस्त बनाना चाहता है कि जो हमारे ही उम्र के बच्चे हों, ठीक है, तो उसमें जब बच्चा क्या करता है, ये नहीं देखता है कि ये किस जाति का बच्चा है, किस धर्म का है, इसका ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, जातिगत भेदभाव को भूलकर बच्चा जो है सब कुछ मिलकर एक दूसरे के साथ सारे बच्चे रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चे का सामाजिककरण होता है, सामाजिक विकास होता है। बच्चे का मित्र जो होते हैं वो अलग अलग समूहों के होते हैं, भिन्न भिन्न समूहों के होते हैं। मित्र में मतलब दोस्तों में जो है आचार विचार की भावनाएं भिन्न, आचार विचार अलग अलग होते हैं, जाति अलग होती हैं, धर्म अलग होते हैं, और सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी अलग होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है वैश्विक समाजीकरण आता है, ठीक है। और मित्र से अलग अलग जाति धर्म के मित्रों के साथ रहकर बच्चा जो है सबके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, सारी जातियों के बारे में, संस्कृति के बारे में जानता है, और सारे धर्म के बारे में जानता है, रहन सहन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो जो बच्चे के समाजीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं समाजीकरण में खेल की भूमिका। समाजीकरण में खेल की क्या भूमिका है? ये मिट गया है दोस्तों, रचनात्मक। ये है स्फूर्तिदायक। ठीक है, सॉरी, समाजीकरण में खेल की भूमिका। तो खेल की भूमिका क्या है समाजीकरण में? खेल से जो है
बच्चे का शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। खेल से बच्चे का शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। खेल से बच्चे के अंदर जो है रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति का जन्म होता है। ठीक है, खेल से बच्चा अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है खेल के माध्यम से। खेल में कई खेल जो होते हैं वो एक के साथ अन्य कई लोगों के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो उसमें बच्चे जो है सबके साथ मिलकर रहना जानते हैं। ठीक है, मिलकर रहते हैं तो वो बच्चे का सामाजिकरण होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अपरिचित लोग होते हैं। खेल में अपरिचित लोग होते हैं जिसको बच्चा नहीं जानता है, फिर भी उनके साथ रहता है, उनके साथ मिलकर खेलता है और खेल में ही उनका सहयोग भी करता है। ठीक है, तो इससे बच्चे के अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है और खेल में आदान प्रदान की भावना होती है और बच्चे जो है मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं। ठीक है, तो मिलजुल कर जब खेलते हैं तो मिलजुल कर खेलने से बच्चों के अंदर मिलजुल कर आगे चलकर वही मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होगा। ठीक है, और खेल में क्या होता है, बच्चा जो है उसमें समूह में रहता है। समूह में रहने के साथ उसके बाद खेल में उसको लोग जानने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो पॉपुलर हो जाता है तो उसको जानने लगते हैं तो बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और वो अपने आप को सेफ भी महसूस करता है। ठीक, और खेल के माध्यम से जो है खेल में बच्चा ये भी जानता है कि हार होगा या तो जीत होगा। ठीक है, खेल में दो चीज होता है, या तो हार होती है या तो जीत होता है। तो हार और जीत के माध्यम से बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बच्चे में जो है सहन शक्ति आती है। ठीक है, उसको सहने की शक्ति आती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब सामाजिकरण का प्रकार है। तो खेल भी जो है सामाजिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।